गुड मॉर्निंग 11th क्लास। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 9 चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे? सौर विकिरण, जो सूर्य की जो विकिरण है उनके बारे में, उसमें संतुलन इन तापमान जो पृथ्वी पर है उसके बारे में कि किस तरीके से ऊष्मा का संतुलन पृथ्वी पर हुआ है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे के तल में रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। ठीक है, हमें महसूस कब होती है? जब हम सांस लेते हैं, जब वह गतिमान मूवेबल होती है, मूव करती है उस सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गतिमान वायु ही क्या होती है? पवन होती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण जो है वही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना हुआ है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, हमें पृथ्वी पर जो पृथ्वी का आवरण है, पृथ्वी का जो चारों तरफ का आवरण है, वह विभिन्न गैसों से बना हुआ है और इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। यही चीज़ें आप जानते हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग सारा भाग, संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। ठीक है, जितनी ऊर्जा हमें उससे मिली है उसे हम वापस क्या कर देंगे? रेडिएट कर देंगे, विकिरित कर देंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना ही अधिक समय के लिए ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी अलग अलग भागों से प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है। पृथ्वी देखिए, ना तो ज़्यादा गर्म रहती है ज़्यादा समय के लिए, ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है। और इस सिचुएशन में हम एक बात यह भी कह सकते हैं कि अलग अलग भागों पर ये समान मात्रा में ताप की प्राप्ति नहीं होती है। इस भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता है और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर विकिरण के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में होता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। देखिए, पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है, या इंसोलेशन आप इसे बोल सकते हैं। पृथ्वी जो गोल है, जियोड है, सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, क्यों तिरछी पड़ती हैं बेटा? क्योंकि जो पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी और सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। इसलिए जो पृथ्वी है वह सौर ऊर्जा का काफ़ी कम अंश प्राप्त करती है, क्योंकि जो ऊर्जा उसे मिलती है, जो उस पर विकिरण पड़ती हैं, वो तिरछी होती हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी ऊर्जा की प्राप्ति उससे होती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट में उसे इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी है वह औसत रूप से वायुमंडल से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति करती है 1 मिनट में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। यह जो परिवर्तन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात कितने डिस्टेंस दूर होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होगी? सबसे दूर होगी। अर्थात इस स्थिति को हम क्या कहते हैं बेटा? अपसोर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे लर्न कर लेना। आपसे पूछा जाए एपिहेलियन क्या है, अपसोर क्या है। ठीक है, एपिहेलियन हिंदी में लिखा आ सकता है, तो इसलिए आप हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें। ठीक है,
एपिहेलियन अपशोर किसे कहते हैं? तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में उसे क्या कहा जाता है? एपिहेलियन अपशोर कहा जाता है। और यह सिचुएशन 4 जुलाई को क्रिएट होती है। दूसरी बात यह है टोटल दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सबसे नज़दीक कौन सी डेट को होती है बेटा? 3 जनवरी को होती है। और यह दूरी कितनी होती है बेटा? 14 करोड़ 70 लाख होती है। ठीक है, 70 लाख किलोमीटर होती है, जिसे हम पेरिहेलियन या ऑफशोर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्लियर टू यू। तो देखिए इसे जब सबसे मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा गया है? पेरिहेलियन कहा गया है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारक जैसे स्थल, समंदर का वितरण, वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य ताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता। तो देखिए सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के कारक हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, जो पृथ्वी को सूर्य का ताप अलग अलग जगह पे भिन्न भिन्न मिलता है, तो उसकी रीज़न क्या है एग्जैक्टली वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। सूर्य की किरणों का नीति कोण, जो जिस एंगल से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं वो एंगल, दिन की अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है दिन की, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 6.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी की जो एक्सिस है, वह सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमण करेगा तो उसकी स्थल कक्षा से कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और जो विभिन्न अक्षांशों पे प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सूर्य की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नीति कोण है। यह किसी स्थान पर अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना ऊंचा होगा, किरणों का नीति कोण जो है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुव बेटा जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये काफ़ी ऊंची पे हैं ध्रुव, तो यहाँ पर जो नीति कोण है वो क्या होगा? कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें यहाँ पर कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण जो है वो बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्ण और विषण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप अपने ध्रुवीय क्षेत्रों का, ये आपके पोलर रीजन है, ठीक है, इनका अक्षांश जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप सूर्य की किरणें देखेंगे बेटा तो वो लंबवत नहीं पड़ेंगी, वो तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ने के कारण वजह से क्या होता है वहाँ पर ऊर्जा का वितरण जो है वो एक बड़े क्षेत्र पर होगा और काफ़ी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। इसलिए जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सूर्य विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल से होकर जब गुजरती हैं तो उसके बारे में। लघु तरंगदैर्घ्य मतलब शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांश से पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जो है जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। क्षोभ मंडल कौन सा है बेटा? जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, जिस सतह पर हम रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण
कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसी से उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही संभव है। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण देख लेते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 220 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यदि हम सूर्य ताप की बात करें तो जो उष्णकटिबंध रीजन है, जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर ये इतने वाट वर्ग किलोमीटर और ध्रुव जहाँ पर काफ़ी कम पाया जाता है। जो सूर्य का ताप है, सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ मेघ आच्छादन बहुत कम होता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वर्त पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य तथा एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। क्लियर हो गया इतना आपको? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेश जो है, प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करते हैं।